नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है ध्वनि का परावर्तन। तो आज इस वीडियो के माध्यम से ध्वनि का परावर्तन टॉपिक का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, पाठ योजना बनाना सीखेंगे। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो में ध्वनि का परावर्तन टॉपिक का लेसन प्लान बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लिखना होता है, सामान्य जानकारी लिखना होता है। सबसे ऊपर आपको लिखना है पाठ योजना क्रमांक, जो भी आप बना रहे हैं 8, 9, 10। यहाँ हम पाठ योजना क्रमांक 14 बना रहे हैं तो पाठ योजना क्रमांक 14 लिखे हैं। इसके बाद एक साइड में आपको लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय और प्रकरण। छात्र अध्यापक का नाम में आपको अपना नाम लिखना होता है। विद्यालय का नाम में आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिला होगा। विषय में आपको लिखना है विज्ञान, उपविषय में लिखना है भौतिक विज्ञान, प्रकरण में लिखना है ध्वनि का परावर्तन। इतना लिखने के बाद एक साइड में आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। कालखंड में आपको पीरियड लिखना होता है जिस पीरियड में आपको स्कूल में पढ़ाने को मिला होगा। समयावधि में आपको लिखना है 45 मिनट, कक्षा में लिखना है 9वीं, क्योंकि ये 9वीं कक्षा का टॉपिक है, 9वीं कक्षा का प्रकरण है। यदि आप 10वीं, 11वीं या 12वीं का बना रहे हैं लेसन प्लान तो उस हिसाब से आप कक्षा लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आपका आता है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य ये विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। जिस विषय का आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस विषय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ विज्ञान विषय का लेसन प्लान है तो हम विज्ञान विषय से संबंधित उद्देश्य लिखते हैं। पहला उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। चौथा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति छात्रों में परिशुद्धता तथा स्पष्टता का ज्ञान कराना। पांचवा उद्देश्य है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु प्रेरित करना। इतना आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य ये टॉपिक से संबंधित होता है, प्रकरण से संबंधित होता है। जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इसको लिखा जाता है विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य में 3 बिंदु होंगे। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा कौशलात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो छात्रों को आप समझाएंगे उसको लिखा जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। बोधात्मक उद्देश्य में जो छात्र समझ सकेंगे, जो छात्र जान सकेंगे, उसको लिखा जाता है बोधात्मक उद्देश्य में। तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है जो छात्र क्रिया कर सकेंगे समझने के बाद, जानने के बाद। तो देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखना है छात्रों को ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है समझाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखना है छात्र ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो इसमें लिखना है छात्र ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है लिख सकेंगे एवं बता सकेंगे। इतना लिखना है आपको विशिष्ट उद्देश्य में। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु है शिक्षण सूत्र का। तो शिक्षण सूत्र में आपको 2 शिक्षण सूत्र लिखना होता है। पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर और दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इतना आपको लिखना है। अगला बिंदु है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखना होता है, प्रकरण के अकॉर्डिंग लिखना होता है। 1 या 2 शिक्षण विधि आप लिख सकते हैं। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। अगला बिंदु है सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री क्या है? टीचर पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का उपयोग करता है तो उसे कहा जाता है सहायक शिक्षण सामग्री। तो इसमें आपको लिखना है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट। और यदि आप
चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो चार्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में लिखा जाता है जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में छात्र पहले से ही जानकारी रखते हैं। तो इसमें लिखना है छात्रों को ध्वनि के परावर्तन के बारे में पूर्व ज्ञान है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं छात्रों को ध्वनि के परावर्तन के बारे में सामान्य जानकारी है। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना ही मुख्य होता है लेसन प्लान का। जितना अच्छा आपका प्रस्तावना बनेगा उतना अच्छा आप प्रस्तुत कर पाएंगे स्कूल में अपने टॉपिक को। तो प्रस्तावना के माध्यम से टीचर टॉपिक निकलवाता है छात्रों से जिस टॉपिक को पढ़ाना है। तो यहाँ देखिए प्रस्तावना में एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरे कॉलम में होगा छात्र उत्तर। तो क्रमांक में आपको 1 2 3 4 करके लिख लेना है। छात्र अध्यापक प्रश्न में आपको लिखना है प्रश्न और छात्र उत्तर में आपको लिखना है उन प्रश्नों का उत्तर। और यहाँ ध्यान दीजिएगा जो प्रश्न उत्तर होगा उसका सीरियल नहीं टूटना चाहिए, कड़ी नहीं टूटना चाहिए। कहने का मतलब पहला जो प्रश्न होगा उससे जो उत्तर आएगा उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, फिर जो उत्तर आएगा उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्रश्नोत्तर है वो पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए। तो देखिए पहला प्रश्न है हम कान से क्या करते हैं, इसका उत्तर है हम कान से सुनते हैं। अगला प्रश्न है कान से क्या सुनते हैं, तो इसका उत्तर है कान से आवाज़ सुनते हैं। तीसरा प्रश्न है आवाज़ को और किस नाम से जानते हैं, तो इसका उत्तर है आवाज़ को ध्वनि, साउंड इत्यादि नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है जब ध्वनि किसी ठोस सतह से टकराकर वापस लौटेगी तो उसे क्या कहेंगे, तो इसका उत्तर है जब ध्वनि किसी ठोस सतह से टकराकर वापस लौटेगी तो उसे ध्वनि का परावर्तन कहेंगे। ऐसा आपको लिखना है प्रस्तावना में। जैसे प्रस्तावना के माध्यम से आपका टॉपिक निकल कर आएगा ध्वनि का परावर्तन, तो अगला बिंदु आप लिखेंगे उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है आज हम ध्वनि के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं आज हम ध्वनि के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा भी आप लिख सकते हैं उद्देश्य कथन में। उद्देश्य कथन कंप्लीट होने के बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण। तो अब आप जितना स्कूल में 30 से 35 मिनट पढ़ाएंगे उसको लिखेंगे प्रस्तुतिकरण में। प्रस्तुतिकरण में एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 5 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा शिक्षण बिंदु, तीसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक कार्य, चौथे कॉलम में होगा छात्र क्रिया और 5वें कॉलम में होगा श्यामपट्ट कार्य। इतना लिखने के बाद जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिखते जाना है जितना आप शिक्षण बिंदु लेंगे। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आपको अपना टॉपिक लिखना होता है। तो आज का टॉपिक है ध्वनि का परावर्तन, तो ध्वनि का परावर्तन लिख लिए। छात्र अध्यापक कार्य में ध्वनि के बारे में लिखना है। तो देखिए छात्र अध्यापक कार्य में क्या लिखना है, प्रकाश की तरह ध्वनि भी जब किसी कठोर सतह से टकराती है तब वापस लौटती है, यह ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना है सबसे ऊपर अपना टॉपिक जो आपका प्रकरण है, तो प्रकरण लिख लेते हैं ध्वनि का परावर्तन और उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जो छात्र अध्यापक कार्य है उसमें आपको जितना आप 30 से 35 मिनट पढ़ाएंगे उसको विस्तार पूर्वक लिखेंगे, और जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ। इस पाठ योजना का PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए ये है पूरा आपका प्रस्तुतिकरण। इसी प्रकार से बनेगा। जहाँ आपको लगे कि यहाँ हमको समझ में नहीं आया, यहाँ हमको देखना चाहिए, यहाँ हमको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो वहाँ आप वीडियो रोक कर और उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से पूरा बनेगा। हर टॉपिक को लिखते जाना है। जो क्रमांक है उसमें 1 2 3 4 करके लिखते जाना है। जो छात्र अध्यापक कार्य है
उसमें आपको विस्तार पूर्वक लिखना है, और जो श्याम पटकार है उसमें संक्षिप्त रूप में आपको लिखना है। ये देखिए, इसी प्रकार से पूरा बनेगा आपका प्रस्तुतिकरण। अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा तो अगला बिंदु आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न क्यों लिखा जाता है, क्यों पूछा जाता है? तो जितना आप 30 से 35 मिनट पढ़ाए स्कूल में, तो छात्रों को कितना समझ में आया उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न किया जाता है। तो पुनरावृत्ति का पहला प्रश्न है, मध्य कर्ण में कौन कौन से हड्डियां पाई जाती है? दूसरा प्रश्न है, मानव कर्ण के 3 हिस्सों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है, सोनार क्या है? चौथा प्रश्न है, पराध्वनि किसे कहते हैं? पांचवा प्रश्न है, अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो ऐसे ही आपको 4 से 5 प्रश्न लिख लेना है पुनरावृत्ति प्रश्न में। इसके बाद अगला बिंदु आता है कक्षा कार्य का, क्लास वर्क का। तो क्लास वर्क में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखना होता है जिसको जल्दी से जल्दी छात्र सॉल्व कर सकें। तो देखिए, इसमें आप सही विकल्प वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, सही जोड़ी, खाली स्थान, एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, ऐसे प्रश्न लिख सकते हैं। तो यहाँ हम एक वाक्य में उत्तर वाला प्रश्न लिखे हैं। तो पहला प्रश्न है, अल्ट्रासोनोग्राफी के कार्य लिखिए। दूसरा प्रश्न है, इकोकार्डियोग्राफी के कार्य बताइए। तीसरा प्रश्न है, परश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? चौथा प्रश्न है, सोनार के उपयोग लिखिए। पांचवा प्रश्न है, ध्वनि का अवशोषण कैसे होता है? तो ऐसे ही आपको प्रश्न लिख लेना है 4 से 5 क्वेश्चन। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आपका आता है गृह कार्य का, होमवर्क का। तो होमवर्क में आपको 2 प्रश्न लिखना होता है, एक लघु उत्तरी और दूसरा दीर्घ उत्तरी। तो पहला प्रश्न है, मानव कर्ण की संरचना को समझाइए, और दूसरा प्रश्न है, ध्वनि के परावर्तन को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसी प्रकार से आपको लिख लेना है होमवर्क में 2 प्रश्न। सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना आपको लिखना है पूरे पाठ्य योजना में। आई होप कि आज का जो टॉपिक था ध्वनि के परावर्तन, तो इसका पाठ्य योजना समझ में आया होगा, लेसन प्लान समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।